इस नावलट का खुलासा आपके लिए हाजिर है। अम्मी कह रही थी जो डिश तुम लोग नहीं बनाओगे वो हम लोग बना लेंगे। ऐसा ना हो कि ऊपर नीचे दावत में एक जैसी डिशेस ही। लापरवाह से अंदाज में पूछ रही थी। ओह, मैंने लम्हे भर के लिए सोचा और ऐन इसी लम्हे मेरा जहन अपनी कारीगरी दिखा गया था। तुम ऐसा करो, चिकन कढ़ाई बना लो, कबाब बना लो और मीठे में जो तुम्हारा दिल चाहे। फ्रूट कस्टर्ड बना लूँ? जैसे मुझसे इजाज़त ले रही थी, मैंने खुश दिली से इस बात में सर हिला दिया। आप नहाकर फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। न जाने कब से भूखे होंगे आप। मेरी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराए थे। हाय, कैसी जानदार मुस्कुराहट थी। नहीं, असल में मैं खाना ऊपर खा चुका हूँ, उन्होंने बताया। जी? न जाने कैसा मेरे चेहरे का रंग बदला था कि वो शर्मिंदा होने के साथ साथ घबरा से गए थे। आई एम सॉरी, असूलन तो मुझे आपके यहाँ लंच करना चाहिए था, मगर उन्होंने इतना इसरार किया, फिर मुझे इनकार करना अच्छा नहीं लगा। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको खुश आमदीद। एक बहुत ही खूबसूरत सा नावलेट आपके लिए, जिसका नाम है मौसम को बदलना है। तो चलिए फिर इस नावलेट का आगाज़ करते हैं। मैं और वो दोनों बचपन की संगी साथी हैं। इसका नाम शिज़रा है और मेरा नाम अज़रा। हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ हैं, मगर इसके बावजूद हमारी दोस्ती मिसाली है। मैं आम सी हूँ और वो आम सी, रसदार, नरम सी। वो कनात पसंद है और मैं कनात पसंद। मोहल्ले में जहाँ कहीं कनातें लगी दिखाई देती, मैं शिज़रा का हाथ अपने हाथ में लेती और लपक झपक कनातों में घुस जाती। किसी आपा बाजी का पल्लू थाम लेती, किसी आंटी के पीछे हो लेती, किसी के जूते की तारीफ़ होती, किसी के मेकअप को खराज तहसीन पेश किया जाता। बदले में पुलाव, चिकन, मेवेदार फिरनी के मज़े लूटे जाते। आध पौन घंटे में वापसी होती। खूबसूरत फ़्राकों पर जा बजा धब्बे होते, चिकनाई के, मीठे के, अनवा अक़साम चटनियों के। शिज़रा की अम्मी बदकिस्मती से मेरी ताई भी थी। पहली नज़र में भांप लेती कि मामला क्या है। इधर शिज़रा अल्लाह ताला की गाय, बेफाख्ता बल्कि चाबी का खिलौना। ताई अम्मी ने घूरा, दांत पीसे, आंखें दिखाईं और चाबी का खिलौना शुरू चपड़ चपड़। हम फ़लाँ घर गए, फ़लाँ चीज़ खाई, उसकी चुटिया खींची, उसकी आंख फोड़ी, एक के सर पे तबला बजाया और दूसरे की डुगडुगी छीन ली। चपड़ चपड़, और ये चपड़ चपड़ ना रुकती थी, ना थमती थी। बस नतीजा ये निकलता कि मेरा कान ताई अम्मा के हाथ में होता और धप धप सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुँच जाती अम्मी के पास। मैं कहती हूँ अभी से संभालो इसे, सारे के सारे काम उस टंडों वाले। अम्मी किसी काम में फंसी होती, किसी मसले में उलझी होती, सब को छोड़ छाड़ मेरी तरफ लपकती और धपा धप शुरू। ताई फातहाना मुस्कुराहट के साथ नज़रों से ओझल हो जाती और ताई की साहबजादी मुर्गी की तरह भागी आती और मुझे अपने परों में ले लेती। चची ना मारें, हाय चची ना मारें। रो रो कर हलकान हो जाती। चची को अपनी बेटी पे तरस ना आता। जेठानी की बेटी पर रहम का टोकरा बरसाती और इस तरह मेरी जान बख्शी होती। इस पिटाई के बाद कई दिन तक मेरी मौजें ही मौजें होती। अज़रा बीबी आगे आगे, शिज़रा बीबी पीछे पीछे। कह दिया ना सॉरी। पहले मेरा मैथ का काम करो। अज़रा प्लीज़ मुझसे बात करो ना। एक और इल्तिजा। सुना है ताया अब्बा चॉकलेट लेकर आए, हमने तो चखे भी नहीं। और यूँ अल्लाह मियाँ की गाय को कोल्हों का बैल बनाते बनाते मैं थक जाती, फिर हमारी सुलह हो जाती। खैर, ये तो बचपने की बातें थीं। वक्त बीता, लम्हे गुजर गए। तबीयत में संजीदगी ने जगह ले ली। स्कूल से कॉलेज पहुंच गए और यहाँ न जाने कब कैसे शिज़रा मुझसे एक कदम आगे बढ़ गई। खूबसूरती में, खूबसूरती में, जहानत में, संजीदगी, रख रखाव, शाइस्तगी में। जब जब इन लम्हों का इदराक हुआ, मैं हैरान रह जाती। ये वाकई वही शिज़रा है। कभी कभी मैं सोचती, हाँ बस नहीं बदली थी तो इसकी मासूमियत, इसका भोलपन, आंख बंद करके एतबार कर लेने की अदा। न जाने कब मैं इससे मुतासिर होना शुरू हुई। नहीं मालूम कैसे मैं इसके पीछे लपकने लगी। शिज़रा के बाल कांधों से ज़रा नीचे आए तो मैं अपनी छोटी सी पोनी को कस के चुटिया में गूंदने लगी। शिज़रा ने गहरे रंग के सूट सिलवाए तो मैंने भी सारे हल्के रंग अलमारी में बंद कर दिए। शिज़रा ने नाखून बढ़ाए, माँ बदौलत ने तकलीद की। शिज़रा ने नाखून तराशे, मैंने जड़ से ही काट डाले। शिज़रा ने रंग बरंगे खुस्से लिए। मेरी मुलाजमा हर रोज़ हील वाली जूती पहनने लगी। नतीजा क्या निकला? वो डार्क ब्राउन बाल जो शिज़रा के घने स्याह सिल्की बालों को देखकर बढ़ाए गए थे,
वो किसी मरियल केंचुए की तरह पुष्ट पर चुटिया की सूरत लहराने लगे। बहरहाल शिजरा की तरह ढेरों ढेर न थे। हल्की सांवली रंगत गहरे रंगों में मज़ीद सांवली लगने लगी और दरमियाना कद खुद से पहनकर मज़ीद बोटा सा लगने लगा था। और मेरा वही हाल हुआ था कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया, न 3 में न 13 में, न तीतर न बुटेर। लेकिन इन तमाम मुहावरों के मतलब उस वक्त कब समझ में आए थे? ये तमाम बातें इस वक्त मालूम हुई जब घर के आंगन में पहला पत्थर गिरा। सुना तो था कि जिस घर में बेरी हो वहाँ पत्थर तो आते ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ बेरी तो दरकिनार सिरे से कोई दरख्त ही मौजूद ना था। पत्थर फिर भी आया था, और वो भी सफ़ेद कागज़ में लिपटा लिपटाया। हम दोनों इस वक्त छत पर मौजूद थे। शिजरा चावल चुन रही थी, मैं दाल का थाल लिए बैठी थी, जब ठक से कोई चीज़ मेरी खोपड़ी को चटखाती हुई शिजरा की परात के चावल बखेरती इसके कदमों में आ गिरी। हाय, ये क्या है? मारे तजस्सुस के मैं अपनी टन बजती हुई खोपड़ी को भी भूल गई थी। शिजरा ने कंधे उचकाते हुए चावलों की परात एक तरफ रखी, इस पत्थर को उठाकर कागज़ अलहदा करने लगी। हेडलाइन देखकर हम दोनों की आंखें शरकन गरबन हरकत करने लगी। गहरे सुर्ख रंग का नन्हा सा दिल, जिसके ऐन वस्त में एक अदद तीर बड़ी बेरहमी से गड़ा हुआ था। फिर बूंद बूंद टपकता हुआ लहू, जो नीचे जाकर सब्ज़ रंग के आदाब में ढल गया था। मेरी जान की चैन, मेरी मेहरबान। वाह वाह, क्या आगाज़ था। मैं मारे इश्तियाक के शिजरा के कंधे पर झुक गई। जाने बहारां, रश के चमन, गुंचा दहन, सीमी बदन, क्या गुलो गुलजार का दफ्तर खोला था। मैं दिल ही दिल में दाद देती आगे पढ़ने लगी। तुम्हारे होंठों की स्याही। हैं, मैं ज़ोर से उछली। तब मालूम हुआ शिजरा भी के हाथ थर थर काँप रहे हैं। सतरे आगे पीछे, लफ्ज़ उलट पुलट हो रहे थे। मैंने ख़द इसके हाथ से छीन दिया, दाल का थाली से थमा दिया कि दाल बस काली ही काली मालूम हो रही थी। मैंने पूरा ख़त बड़े इंहिमाक से पढ़ा। पढ़ने के बाद अंदाज़ा हुआ सिर्फ़ और सिर्फ शिजरा के लिए लिखा गया है। ज़ाहिर है अब स्याह जुल्फ़ों, चांद मुखड़े, हिरनी जैसी चाल, आहो चश्म, सरोकत के साथ कोई मुझे तो मुखातिब करने से रहा। कौन है ये? मैंने दीदे मटकाए। जवाबन इसने ख़त मेरे हाथ से छीना, 1000 टुकड़ों में तकसीम किया, पत्थर वापस गली में दे मारा। उस जानिब शायद वो आशिक नामुराद जवाब लेने के लिए मुंतज़िर खड़ा था। पत्थर के गिरते ही आहो बका बुलंद की गई थी। मैं लपक झपक मुंडेर से लटकी। देखते ही देखते स्याह ट्राउज़र पर सुर्ख कॉलरों वाली जर्द शर्ट पहने ठिगने से कद का जवान मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैंने पलट कर देखा। शिजरा दोनों हाथों में सर थामे बैठी थी। अरे पगली, शरारत है किसी की, परेशान क्यों होती हो? मैंने इसे तसल्ली दी, सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। सुनो, अम्मी से कुछ मत कहना, मुल्तजी अंदाज में कह रही थी। पागल हुई हो क्या? मैं भला क्यों कहूँगी? तुम जल्दी से दाल चावल पकाओ, मैं नहा कर आती हूँ। मैं धड़ाधड़ सीढ़ियाँ उतर गई। हाय, हमारे साथ तो कभी न हुई ऐसी शरारत। दिल बेचारा उदास हुआ जा रहा था। मैं आईने के सामने खड़ी कितनी ही देर तक अपने एक एक नक्श को देखती रही। रात सोने के लिए लेटी तो सर में टीसे से उठने लगी। जिस जगह पत्थर लगा था वहाँ गोमड़ सा बना हुआ था। उफ, कैसी तकलीफ़ दे रहा था। और यही पत्थर हमारे नाम का होता, इस वक्त ये चोट कैसा मज़ा दे रही होती। मैंने बेशर्मी से सोचा और फिर सोने की कोशिश करने लगी। ख्वाब में कितने ही पत्थर आए और सब के सब मेरे नाम, फूलों से रंगे, खुशबुओं में बसे। मैं तो जैसे हवाओं में उड़ती रही। और फिर एक दिन सचमुच मेरे नाम का पत्थर आया। वही पत्थर जो बेरी वाले आंगन में आया करते हैं। मैं इस वक्त बरामदे में कुर्सी डाले गर्मा गर्म कबाब इमली की चटनी के साथ नोश फरमा रही थी। शिजरा किचन में चाय बना रही थी और डेक फुल वॉल्यूम में चल रहा था। ताया और अब्बा दोनों घर से बाहर थे, लिहाजा हम दोनों भरपूर अय्याशी कर रहे थे जब बैरूनी दरवाज़ा खोलकर 2 अजनबी ख़वातीन मोहल्ले की खातून के साथ तशरीफ़ ला रही थीं। मैंने डेक की आवाज़ हल्की की, उन्हें ले जाकर ड्राइंग रूम में बिठाया। ख़याल यही था कि अम्मी के जानने वालों में से होंगे। ये लोग अज़रा के लिए आए हैं। मैं दरवाज़े से बाहर निकल रही थी जब मोहल्ले की खातून ने ड्राइंग रूम में दाखिल होती अम्मी के कान में सरगोशी की। और इत्तफ़ाक़न मेरे कानों ने सुन ली। ये लोग मेरे लिए आए हैं, मुझे मांगने, यानी रिश्ता डालने आए हैं। हाय अल्लाह, शिजरा सुनेगी तो जलकर कोयला हो जाएगी। हाय, मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल, मैं अपना आँचल लहराती सीधी अपने कमरे में पहुँची।
गहरे नीले रंग का सूट सुबह नहाकर ही बदला था। जल्दी जल्दी मशहूर ज़माना करीम मुंह पे मली। सुना था इस करीम ने बहुत सी लड़कियों के रिश्ते जल्दी करवा दिए थे। नेचुरल कलर की लिपस्टिक होंठों पर रगड़ी, बाल हाथों से संवारे, मुस्कुराहट रोकी। कमबख्त उमड़ी चली आ रही थी। बेनियाजी का खौल चढ़ाया और अपने कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम की राह ली। पर्दा हटाते कदम खुद ब खुद ठिठक गए थे। मूंगिया रंग के सूट में चेहरे पर हल्की हल्की सुर्खी लिए घबराई घबराई सी शिजरा आने वाली ख़वातीन में घिरी बैठी थी। इसका तफसीली तारुफ हासिल किया जा रहा था और अम्मी सोफ़े पर बैठी पहलू पे पहलू बदल रही थी। ज़रा देर बाद उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया तो ऐन की जगह शीन ने ले ली थी। हम शिजरा के लिए आए हैं। कहने वाली के लहजे में किस कदर मिठास थी और मेरा मुंह था हलक तक कड़वा हो गया था। जी। अम्मी का बुझा बुझा सा चेहरा, मोहल्ले की खातून अलग हैरान परेशान। लेकिन मुझे तो आपने अज़रा के लिए कहा था। उन्होंने अपने साथ आने वाली ख़वातीन से इस्तफ़सार किया। अरे भाई, नाम का क्या है, धोखा हो गया होगा। यूँ भी मिलते जुलते नाम हैं। वैसे हमें तो ये ही बच्ची पसंद है। और बच्ची कानों तक सुर्ख होती वहाँ से उठकर बाहर को लपकी। मैं इससे भी पहले अपने कमरे में जा घुसी। उस रोज़ पहली बार मुझे शिजरा पे गुस्सा आया था। उस रोज़ पहली मर्तबा मुझे उसका बेमिसाल हुस्न अपने लिए ख़तरा महसूस हुआ था। मैं पहली मर्तबा चिढ़ गई थी इसकी मासूम अदाओं से, इसके चेहरे पर फैली रहने वाली नर्म मोहम सी मुस्कुराहट से। और उसी रोज़ मैंने जी भर के इसे गालियों से नवाजा था। कमबख्त, डायन, चुड़ैल, खूबसूरत बला, मीसनी, घुन्नी, शातिर और बदलिहास, बददियानत, लुटेरी नहीं लुटेरन। ओफो, फिर वही ग्रामर की कमज़ोरी। मुझे शदीद ताव आ गया। तकिया कानों पे रखा और सोने की कोशिश करने लगी। रोते हैं छम छम नैन, कमबख्त मारे। सारे दर्द भरे गीत भी इसी वक्त याद आ रहे थे। दिल का खिलौना हाय टूट गया। सारा जोर हाय पर था। बारहा दिल को तसल्ली दी कि बीबी, तुम्हारा कौन सा माशका चल रहा था किसी से कि शिजरा आई और माशूक को ले उड़ी। नहीं बात बनी तो ना सही, आइंदा सही। आइंदा भी ऐसा ही हुआ तो? बड़े बड़े सवालिया निशान मेरी आंखों के सामने नाच रहे थे। हाँ, हर बार ऐसा नहीं होगा। ये मोहतरमा दोबारा किसी रिश्ते वाली के सामने तो मज़ा चखा दूंगी। मैंने दिल ही दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया था। सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए बाहर निकली तो मालूम हुआ कि अम्मी ने ताई अम्मा को बुलवा भेजा था। उन्होंने आकर लड़के का बायोडेटा मालूम किया। फैमिली बड़ी होने के सबब ऐन वक्त पर टका सा जवाब दे दिया और वो लोग अपने अपने से मुँह लेकर घर को चलती है। छोटी खाला का फ़ोन आया था लाहौर से। मैं अंधाधुंध भागती हुई ऊपर से नीचे आई। अम्मी रिसीवर पर कब्ज़ा जमाए हुए बैठी थी। मैं बेचैनी से कितनी ही देर उनके गिर्द मंडलाती रही, मगर न जाने कौन सी दास्तान शुरू कर रखी थी छोटी खाला ने कि अम्मी ने मुझे फ़ोन देने से साफ इनकार कर दिया। मैं ठुस सी होकर पास ही कुर्सी पर बैठ गई। छोटी खाला मुझसे सिर्फ 7-8 साल ही बड़ी थी। बचपन से लेकर अब तक उनके साथ बड़ी गहरी दोस्ती थी। अम्मी से ज़्यादा तो मैं उनसे बेतकल्लुफ़ थी। दिल की हर बात कह लिया करती थी। अब भी मैं बेचैन थी उनसे बात करने के लिए, और अम्मी मुझे ऐसा कोई मौका देने के लिए तैयार ही ना थी। कोई आध पौन घंटे बाद उन्होंने फ़ोन बंद किया तो मुझे बताया, बड़ी आपा का मुनीब आ रहा है बाहर से। फिर मैंने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। जवाब ना मिल सका। अम्मी किसी गहरी सोच में गुम हो चुकी थी। मैंने चंद लम्हे इंतज़ार किया, उकता कर उठ खड़ी हुई। अगले रोज़ फिर छोटी खाला का फ़ोन आया। इत्तफ़ाक़न अम्मी वहाँ मौजूद ना थी। ऊंचा लंबा है, गोरा चिट्टा, शादी के बाद फ़ौरन दुल्हन को भी वहीं बुला लेगा। मैंने तो बड़ी आपा से साफ साफ तुम्हारे लिए बात की थी। कहने लगी कि मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, आखिरी फ़ैसला बहरहाल मुनीब का ही होगा। अब मुनीब यहाँ आएगा तो तुम लोग उसकी दावत कर देना। और हाँ, अपना ख्याल रखना, ज़रा ढंग के कपड़े पहन लेना। और हाँ, उसे लंबे बाल बहुत पसंद है। और क्या क्या पसंद है? मैंने उजलत में पूछा। उन्होंने कुछ लम्हे के लिए सोचा। भाई, इसका तो पता चलाना पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ रोज़ बाद फ़ोन करूँगी। और फ़ोन बंद हो गया था। मेरे दिल में बेचैनियाँ सी भर गई थी। अल्लाह, कैसा होगा वो? लंबे बालों को पसंद करता है, मतलब मशरक़ी हुस्न का दिल दादा होगा। अगर वैसा हो जाए जैसा छोटी खाला चाहती हैं तो कितना अच्छा हो। मैंने लम्हों में ख़ुद को लंदन की कोहर आलूद सुबहों में सड़कों पर टहलते हुए देख लिया था। उफ़, कैसा होगा वो वक्त जब मैं हेथरो एयरपोर्ट पर कदम रखूँगी।
میں نے سارا سفر چٹکیوں میں طے کر لیا تھا، اور وہ سارا دن کس قدر خوبصورت گزرا تھا میرا۔ کچھ خوابوں میں، کچھ خیالوں میں، کچھ ہنستے، کچھ مسکراتے، کبھی گنگناتے۔ اور وہ جو پل پل بھاگ کر شزرا کی طرف جایا کرتی تھی اسے بھی بھول گئی۔ بس یاد رہا تو اتنا کہ بالوں میں دہی اور تیل ملا کر لگانا ہے، آج انڈے کی زردی کا لیپ کرنا ہے، آج چہرے پر فلاں ماسک لگانا ہے، آج کھیرے کی باری ہے، ابھی شہد اور لیموں کا ماسک باقی ہے۔ اوف خدایا، کتنی محنت کرنا پڑ رہی ہے ان دنوں، اور پھر رازداری بھی تو برتنی پڑتی تھی۔ شزرا جی تو صفائی کے فوراً بعد ہی نازل ہو جایا کرتی تھی۔ فلاں ڈرامہ آ رہا ہے، چلو ٹی وی دیکھیں۔ یہ دیکھو میں نے نئی کیسٹ منگوائی ہے۔ میں دل ہی دل میں تاؤ کھاتی، بے دلی سے اس کا ساتھ دیتی۔ ایسے ایک دن جب میں بالوں میں مہندی تھوپے بیٹھی تھی، شزرا چلی آئی، نہا کر غالباً سیدھی ادھر ہی چلی آئی تھی۔ گیلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، بے تحاشا چمکدار، سیاہ گھنے۔ میں نے اس کے بال پہلی بار تو نہیں دیکھے تھے، مگر آج جن نظروں سے دیکھ رہی تھی وہ نظریں میری نہیں، منیب کی تھیں۔ اس کے سامنے تمہاری کیا دال گلے گی بی بی؟ تم بال کٹوا کیوں نہیں لیتی؟ کس قدر بیزاری، چڑچڑے پن کے ساتھ میں نے دل کے کسی خیال سے گھبرا کر کہا۔ تو میگزین پڑھتی شزرا نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ڈولتی حیرت نے مجھے سنبھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرا مطلب ہے، آج کل تو اتنے خوبصورت سٹائل ان ہے کہ جی چاہتا ہے بھاگ کر کٹوا لوں۔ کیا کروں، اتنے ہلکے بال، کوئی سٹائل بنتا ہی نہیں، مزید جھنجھٹ میں پڑ جاتی ہوں۔ سچ تمہارے جیسے بال ہوں تو روز ایک نیا سٹائل بنواؤں، اور تم ہو کہ ہر وقت انہیں باندھے رکھتی ہو۔ کبھی چٹیا کی صورت، مجھے جلانے کو، کبھی جوڑے کی صورت، مجھے سلگانے کو۔ قسم سے ساری خوبصورتی کا ستیہ ناش کر لیا ہے تم نے۔ میں بول رہی تھی، شزرا سن رہی تھی۔ 15 منٹ کی تقریر کے بعد اس نے میری پسند کا رد عمل ظاہر نہ کیا تو میں خاموش ہو گئی۔ مگر صرف اس وقت آئندہ کے لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ تب تک دم نہیں لوں گی جب تک اس کبوتری کے پر کٹوا نہ لوں۔ پھر تو میں ہر روز اوپر جانے لگی تھی، دن میں 2 بار جانے لگی تھی۔ ارے تمہارے بالوں کے سرے تو بہت ہی خراب ہو رہے ہیں، میری مانو تو ٹرمنگ کروا لو۔ اوفو یار، کتنی بری لگنے لگی ہو تم۔ یہ لمبے بال تم پہ بالکل سوٹ نہیں کرتے۔ ہائے اللہ، اتنا خوبصورت ہیئر سٹائل دیکھ کر آئی ہوں میگزین میں کہ مت پوچھو۔ قسم سے اگر تمہارا سٹائل ویسا بن جائے، بالکل پری لگنے لگو۔ میری کوششیں جاری اور ساری تھیں، اور کبھی کبھی پتھر کو بھی جونک لگ ہی جاتی ہے۔ سو شزرا کا دیکھوں گی، سوچوں گی، کروا لوں، اچھے لگیں گے۔ بالآخر کٹنگ کروانے چلیں؟ اس میں بدل ہی گیا تھا، اور کیسا شاداں فرحاں کر رہا تھا وہ لمحہ۔ مجھے بیوٹیشین کے ماہر ہاتھ بڑی تیزی سے اس کے لمبے بالوں کے گچھے فرش پر گرا رہے تھے۔ شزرا جو گھر سے خوشی خوشی آئی تھی، یہاں آ کر بڑی حسرت سے خود سے جدا ہوتے بالوں کو دیکھ رہی تھی۔ کٹنگ کے بعد میرے فاتحانہ کہے رکنے میں نہ آ رہے تھے، اور شزرا کے لبوں سے افسردہ سی مسکراہٹ جدا ہونے میں نہ آ رہی تھی۔ کٹنگ کے فوراً بعد اس نے دوپٹہ اچھی طرح لپیٹ لیا تھا۔ کیا کر رہی ہو بھائی، سٹائل خراب ہو جائے گا۔ میں نے اسے منع کرنا چاہا، پلیز، ابھی مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، یوں جیسے میں گنجی ہو گئی ہوں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، مگر میں اپنی ہنسی روک نہ پائی تھی۔ ہاں بھائی، منیب آ چکا ہے، سارا خاندان ٹوٹ پڑا ہے اسی پر۔ تم لوگ آج ہی فون کر ڈالو اسے، اور اتوار کے دن اپنے ہاں بلوا لو دعوت پر۔ اور جو باتیں میں بتا رہی ہوں انہیں دھیان سے سنو۔ لڑکا صفائی پسند بہت ہے، صبح صبح اٹھنے کا عادی ہے، ناشتے سے بھی پہلے جوس پیتا ہے، ناشتہ ہلکا پسند کرتا ہے، اور کھانے میں جو چیزیں سے پسند ہے وہ۔ عذرا کی بچی، اب دے بھی چکو، میں گھنٹہ بھر سے انتظار میں کھڑی ہوں۔ امی نے اچانک یہ رسیور مجھ سے جھپٹ لیا تھا۔ اوفو امی، کمال کرتی ہیں آپ بھی، خالہ مجھ سے بہت ضروری بات ڈسکس کر رہی ہیں۔ میں نے جھنجلا کر رسیور دوبارہ کان سے لگائے۔ کریلے، بھنڈی، شملہ مرچ اور میٹھے میں انڈوں کا حلوہ۔ اب خاص طور پر دھیان رکھنا ان چیزوں کا۔ آپا کو سلام کہنا، میں فون بند کرتی ہوں۔ تمہارے خالو پہلے ہی فون کے بل زاد آنے پر مجھے 1000 صلواتیں سناتے ہیں۔ میں بھی کیا کروں، دل کو چین نہیں پڑتا۔ ایسا گبرو جوان ہے منیب، میں کہتی ہوں میری بھانجی کے لیے اس سے اچھا بر کہاں ملے گا۔ آئے ہائے، اگر میری شادی دیر سے نہ ہوئی ہوتی آج تمہیں اپنے یاسر کے لیے۔ ان کے 8 سالہ بیٹے یاسر سے چونکہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں نے کریڈل پر ہاتھ رکھتے خود ہی رابطہ منقطع کر دیا۔ امی نے گھور کر مجھے دیکھا۔ وہ خالہ نے خود ہی فون بند کر دیا تھا، میں نے بوکھلا کر جواب دیا۔ چیدہ باتیں امی کو بتائیں جو بتانے والی تھیں، باقی ساری دل میں محفوظ کر لی تھی۔
गोया मौसूफ पक्के पक्के सब्ज़ी खौर हैं। इतवार का दिन आ पहुंचा था। मैं अपने सामने ढेर सारी सब्जियां फैलाई सोच रही थी जब बाहर से शिजरा की आवाज़ सुनाई थी। इससे पहले कि वो किचन में आती, मैं लंबे लंबे डग भरती किचन से बाहर निकल गई। हाँ भाई, कैसे आना हुआ? किस बेमुरव्वती से पूछा मैंने। अपनी असली मासूमियत की वजह से महसूस ही ना कर पाई थी। मैं ये पूछने आई थी कि तुम आज की दावत के लिए क्या क्या बना रही हो। हाय, मैंने तो कानों कान खबर ना होने दी थी। फिर हाय मेरी सादा लोहमा, ढिंडोरा पीट दिया होगा ख़ानदान भर में। मैंने दांत पीसे, फिर इसकी तरह मुतवज्जा हुई। अभी भी सर पर दुपट्टा लपेटे रखती थी। तुम क्यों पूछ रही हो? अम्मी कह रही थी जो डिश तुम लोग नहीं बनाओगे वो हम बना लेंगे। ऐसा ना हो कि ऊपर नीचे एक जैसी डिशेस। लापरवाह से अंदाज में पूछ रही थी। ओह, मैंने लम्हे भर के लिए सोचा। ऐन इसी लम्हे मेरा जहन अपनी कारीगरी दिखा गया था। तुम ऐसा करो, चिकन कढ़ाई बना लो, कबाब बना लो, मीठे में जो तुम्हारा दिल चाहे। कस्टर्ड बना लूँ? फ्रूट कस्टर्ड? वो जैसे मुझसे इजाज़त ले रही थी। मैंने भी खुश दिली से इस बात में सर हिला दिया। वो भी इसी वक्त वापस चली गई। किचन में आकर मैंने दोबारा सब्जियों का जायज़ा लिया। आजकल दिन ही था अपनी महारत दिखाने के लिए। मौसूफ कल से आए हुए थे हमारे शहर में और जगह जगह दावतें भुगता रहे थे। उनका भी क्या कसूर, ख़ानदान में लड़कियां ही ज़्यादा थीं और उनके पास वक्त कम था। मैं एक एक दिन में 3-3 वक्त दावतों का खाना खा रहे थे। ऐसे में मैं इनकी पसंद का जितना भी ख्याल रखती कम था। और अब सब्जियां बनाते हुए मुझे अफसोस हो रहा था। काश खाला से ये भी पूछ लेती किस तरह की पक्की हुई सब्जियां पसंद करते हैं, भुनी हुई, तड़के वाली, मसालेदार या उबली हुई। खैर, उबली हुई सब्ज़ी तो हरगिज़ पसंद ना करते होंगे, आखिर गए तो यहीं से है ना। मैंने हर सब्ज़ी को मुख्तलिफ़ अंदाज से पकाने का सोचा। कमर कस के शुरू हो गई। तमाम चीज़ें तैयार कर लेने के बाद मैंने डार्क मैरून कलर का सूट निकाल कर बाथरूम में रखा। अचानक ख्याल आया ऊपर का चक्कर लगा कर आऊँ। बेचारी शिजरा सारा दिन किचन में सर खपाया होगा। मुझे इस लड़की पर तरस आ रहा था जिसकी सारी मेहनत ज़ाया होनी थी पल भर में। मैं बड़े मूड में गुनगुनाती हुई ऊपर गई थी और पहले कदम पर ही ठिठक गई थी। ये कौन है? पल भर के लिए मैं बरामदे में बैठी लड़की को देखती रह गई थी। अपने शोल्डर कट बालों में उंगलियां फंसाई बैठी थी। इसकी पुश्त मेरी जानिब थी। अगले पल दिमाग में झमाका सा हुआ था। यह शिजरा ही तो थी। जब से कटिंग करवाई थी बाल दुपट्टे में लपेटे रखती थी। आज गालबन पहली मर्तबा ढंग से बाल बनाए थे। मैं इसे पुकारती हुई आगे बढ़ी। वो गालबन कुछ देर पहले नहाई थी और अब नीम गनूदगी के आलम में कुर्सी से टेक लगाई बैठी थी। मेरी पुकार पर इसने एकदम आंखें खोलकर पलट कर देखा तो मेरे कदमों की रफ्तार खुद ब खुद सुस्त पड़ गई थी। काजल के बगैर बिल्कुल सूनी आंखों में हल्की हल्की सी सुर्खी तैर रही थी। स्याह रंग के लिबास में इसका रंग कुंदन की तरह दमक रहा था। नेट का स्याह रंग का दुपट्टा कुर्सी की पुश्त पे पड़ा था जिसके चारों तरफ सूरजमुखी के फूल गड़े हुए थे। शोल्डर कट बालों ने इसके चेहरे की पुरवकार सी मासूमियत को किस कदर वाज़े कर दिया था। मुझे कुछ लम्हों के लिए अफसोस हुआ। कटिंग करवा कर तो ये बिल्कुल ही बदल गई है। इससे तो बेहतर था कि चलो खैर, ऐसे भी ठीक है। मुनीब को तो वैसे भी लंबे बाल ही पसंद है ना। मैंने लंबी चुटिया को हाथ में लेते तफाखुर से सोचा और इसके पास जा खड़ी हुई। शिजरा, कहीं जा रही हो क्या? नहीं तो। इसने हैरत से मुझे देखा। तो फिर ये? मैं इसे इस तैयारी के लिए शर्मिंदा करना चाह रही थी। पहले से ही सख्त बेजार उकताई हुई लग रही थी। बस यार, पता नहीं ऐसे मौके पर माँओं को क्या हो जाता है। उन्हीं के इसरार पर वो झूठ नहीं बोलती थी। मेरे सामने तो बोल ही नहीं सकती थी। अब भी साफ साफ बता दिया था। बैठो ना, वो मुझसे कह रही थी। नहीं, मैं चलती हूँ। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। आने से पहले बावर्ची खाने का चक्कर लगाना ना भूली थी। कोरमा, शामी कबाब, चिकन कढ़ाई, पुलाव सब तैयार था। फ्रूट कस्टर्ड फ्रीज़र में था और सलाद भी एकदम तैयार। एहतमाम तो बहुत किया है मोहतरमा ने। खैर, हमारे ही काम आएगा। मुझे खामखा हंसी आ गई। सुनो, डिनर मैं तुम्हारी तरफ ही करूँगी। तुम्हें लंच करना हो तो हमारी तरफ आ जाना। सब्जियां हम दोनों घरों में बहुत कम पकती थीं, इसलिए मैं शरारतन इसे लंच का कह कर आई थी। वहाँ से आते मैं नहाने के लिए घुस गई। इसी दौरान बाहर से शोर गुल की आवाज़ आई। अरे कोई है घर में? ताई जान की आवाज़ पूरे घर में गूंजी। अरे भाई, आपका मेहमान आया है। उफ खुदाया, मुझे याद आया, अम्मी के सर में तो दर्द था।
और वो गोली खाकर आराम की गर्ज से लेटी थी। अब तक यकीनन सो चुकी होंगी। जितनी जल्दी मुमकिन हो सका मैं गुसल खाने से बाहर निकली। वहाँ सकूत तारी हो चुका था। ऊपर की मंजिल से अलबत्ता खूब आवाज़ें बुलंद हो रही थी। मैं जलती कुड़ती अम्मी के कमरे में भागी। वो आपकी जिठानी घेर घार कर सीधा ऊपर ले गई हैं मुनीब को। लगता है दरवाजे पर ही चिपकी हुई थी, बल्कि दीवार से लटक रही होंगी। उधर गली की नुक्कड़ पर नमूदार हुए, उधर वो दरवाजे पर जा पहुंची। मैंने तो पहले ही कहा था किसी से कहने की ज़रूरत नहीं। आपको शौक़ था ढिंडोरा पीटने का, अब भुगतिए। अम्मी बेचारी कच्ची नींद से जागी थी, हक्का बक्का से मुझे देखती रही। चप्पल पाँव में उड़सी, लपक झपक चल दी ऊपर की जानिब। दिल को कदरे तसल्ली हुई, अभी आ जाएंगे हजूर। फ़ौरन अपने कमरे में जाकर नेचुरल से मेकअप किया, बालों को ड्रायर से सुखाया और यूं ही पुश्त पे खुले छोड़ दिए। दिन रात में तो नहीं ढला था, अलबत्ता सलोना से ज़रूर हो गया था। मैंने तैयारी के बाद खाने का जायज़ा लिया, इंतज़ार करने लगी। अब आए कि तब बेचैनी बढ़ने लगी, बेकरारी हद से सिवा हो गई। एक बार दिल में आई खुद जाकर बुला लाऊं, फिर पहली सीढ़ी से एक कदम वापस मोड़ लिए। कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ। खुदा जाने खुद को क्या समझ बैठे। मैंने गिन गिन कर घड़ियाँ तमाम की, तब जाकर मौसूफ ईद का चांद बनकर ऊपर की सीढ़ी से तलू हुए। मैं अनजान सी बनी वाश बेसन पे हाथ रगड़ती रही। पुश्त सीढ़ियों की जानिब थी। बड़ी सोच विचार के बाद ये पोज जहन में आया था, तभी वो करीब आकर हौले से खनकारे। मैं चौंक कर पलटी, धीरे से मुस्कुराकर सलाम किया। पढ़े हुए अफसाने नावल आज खूब काम आ रहे थे। जवाब सलाम में सुन ही ना पाई थी कि इस वक्त उनकी मशहूर कुन महक शानदार पर्सनैलिटी ने तमाम असाब सल्ब कर रखे थे। अम्मी उन्हें सीधा ड्राइंग रूम में ले गई थी। कोल्ड ड्रिंक तो यकीनन शिजरा लोगों ने पेश कर ही दी होगी। आखिर इतनी देर बैठे हैं वहाँ, खाने का पूछ लेती हूँ। अब तक काफ़ी भूख लग चुकी होगी। मैं फ़िक्रमंदी के तमाम तासुरात चेहरे पर लाती ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। आप नहाकर फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। न जाने कब से भूखे होंगे आप। मेरी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराए थे। हाय, कैसी जानदार मुस्कुराहट थी। नहीं, असल में मैं खाना ऊपर खा चुका हूँ, उन्होंने बताया। जी। न जाने कैसा रंग हवा होगा मेरे चेहरे का कि वो शर्मिंदा होने के साथ साथ घबरा से गए थे। आई एम सॉरी, असूलन तो मुझे आपके यहाँ ही लंच करना चाहिए था। उन्होंने इतना इसरार किया, फिर मुझे इनकार करना अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं बेटा, वो भी तो अपना ही घर है। अम्मी ने बड़े स्वभाव से मामला संभाल लिया था। मुझे तो पतंगे ही लग गए थे। जी हाँ, हमारी ताई को शुरू से ही शौक़ है हमारी चीज़ों पर कब्ज़ा जमाने का। उनका बस चले हमारा रिस्क भी अपने नाम लिखवा लें। मैं पाँव पटकती वहाँ से निकल आई। मेरी इस बदतमीज़ी पर अम्मी का मुंह एक लम्हे के लिए खुल गया था। खुद मैं भी कमरे में आकर पछताई। अब क्या हो सकता था। जलते भुनते न जाने कैसे नींद आ गई। सोकर उठी तो शाम गहरी हो रही थी। मैं आंखें मलती बाहर आ गई। मुनीब नहा रहे थे, अम्मी सहन में बैठी न जाने क्या सोच रही थी। मैं मुँह हाथ धोकर बावर्ची खाने में आ गई। कितनी ज़बरदस्त भूख लग रही थी। सामने स्लेब पर ताई के कुछ बर्तन देखकर मैं इस तरफ आ गई। पुलाव, कबाब और एक प्याली में कौरमा न जाने किस वक्त देकर गई थी। मैंने पुलाव की प्लेट भरी, चाय का पानी चूल्हे पर रखा और ख़ुद पेट भरने लगी। तभी दरवाजे पर आहट हुई। अम्मी को अंदर आते देखकर मैं उनसे चाय का पूछने लगी। नहीं जी, नहीं चाह रहा। शिजरा कब आई थी? काफ़ी देर पहले आई थी, जब तुम सो रही थी। मुनीब चाय मांग रहा था, वही बनाकर दे गई थी। अम्मी ने दानिस्ता मुझे फौरी तौर पर ये बात बताई थी। पुलाव मेरे हलक में फंस सा गया था। अम्मी ने पानी का गिलास भरकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। कस्टर्ड फ्रिज में रख दिया था, खाना हो तो ले लेना। अम्मी बाहर निकल गई थी। मैंने अपना सारा गुस्सा शिजरा के बनाए हुए कबाबों का मलीदा बना के निकाला। मुनीब नहाकर टहलने के लिए बाहर निकल गए थे। रात को लौटे तो मालूम हुआ किसी और रिश्तेदार की तरफ चले गए थे। भाई अज़रा, अब तुम जल्दी से खाना लगा दो। वहाँ सब लोगों ने इसरार किया, तुम्हारी खफकी के डर से सीधा यहीं चलाया और अब भूख के मारे बुरा हाल है। किस कदर अपनायत थी उनके अंदाज में। मैं निहाल होके रह गई। मेरी खफकी का खौफ उन्हें यहाँ लेकर आया। हाय, कितने अच्छे हैं मुनीब। बाद में भी यूं ही ख्याल रखेंगे मेरा। मैं अपनी सोच पर खुद ही शर्मा गई थी। लम्हों में मेज़ पर खाना चुन दिया। दाल भरे करेले, कीमा भरी शिमला मिर्च, मसाला भरी भिंडी, सादा भिंडी भी बना ली थी। अंडों का हलवा ताज़ा बना के रखा था।
ठंडा होकर तो लुत्फ़ ही खो देता है। सलाद भी मौजूद थी, रायता भी। खुशबुएं भूख को मज़ीद बढ़ा रही थी। मुनीब बेतकल्लुफ़ी से खुद ही उठकर मेज़ तक आ गए थे। लाइए जनाब। उन्होंने कुर्सी घसीटी और प्लेट अपने सामने रख ली। एक डिश का ढक्कन उठाया, रखा। दूसरी डिश का ढक्कन उठाया, रखा। तीसरी। शायद सब के सब पसंदीदा चीज़ों में से इंतखाब करना मुश्किल हो रहा था। मैंने मसालेदार भिंडी की डिश उनके सामने की। आप कुछ लेना? जी ज़रूर। उन्होंने डिश हाथों में लेकर दूसरी तरफ रख दी। ज़रा हिचकिचाने के बाद दाल भरा वाहिद करेला उठाकर अपनी प्लेट में रख लिया, साथ में थोड़ा सा रायता और ढेर सारा सलाद। तो इसीलिए इतने स्मार्ट है, मैं सोचती हुई पानी का जग लेने किचन में आ गई। खूब ठंडा ठार पानी लेकर वापस आई तो अम्मी अजीब से अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी। उनके इशारे पर मैं मुनीब की तरफ मुतवज्जा हुई तो वो करेले के अंदर से दाल निकालकर रोटी के साथ खा रहे थे। बाद में उन्होंने खाली किए गए करेलों को किसी मुर्दा चूहे की तरह अपनी चुटकी में लेकर दूसरी प्लेट में रख दिया। बड़ी अजीब मंतक थी। मैं हैरान परेशान खड़ी थी। तभी उनकी नज़र मुझ पे पड़ी। एक लम्हे के लिए सटपटा से गए, कंधे उचकाकर मुस्कुरा दिए। मैं भी जवाबन हंसती थी। हो सकता है कुछ लोग दाल भरे करेले इसी तरह खाते हैं, मैं सोचकर मुतमईन हो गई थी। जल्द ही मुनीब ने खाने से हाथ रोक लिया था। बेटा तुम ठीक से खा नहीं रहे, अंडों का हलवा लो ना। नहीं आंटी, अभी तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं, बात के लिए उठा रखें। उन्होंने मुस्कुराते हुए इनकार किया था और चाय की फरमाइश करने के बाद फ़ौरन ही अपने कमरे में घुस गए। मैं बर्तन समेटकर चाय का पानी रखने ही वाली थी, फ़ोन की घंटी बजी। अम्मी ईशा की नमाज़ पढ़ रही थी। अब्बा का सरगोदा से फ़ोन था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आया था, इसलिए मैंने जी भर के बातें की। फिर अम्मी को फ़ोन देकर अपने कमरे में आ गई। सोने से पहले तक मुझे एक लम्हे के लिए भी ख्याल ना आया था कि मुनीब ने चाय की फरमाइश की थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मेरी आँख खुल गई। आँख तो रातों कई मरतबा खुलती थी, मैं करवट बदलती और सो जाया करती थी। आज करवट बदलने से पहले मुझे यूँ महसूस हुआ था जैसे कहीं कोई खटपट सी हो रही हो। मैं चौंक कर उठ बैठी। कदमों की चाप। कौन हो सकता है? शायद अम्मी। मैं उठकर नंगे पैर बाहर निकल आई। कोई साया सा बावर्ची खाने की तरफ जाता दिखाई दिया। मैं दबे पाँव उस तरफ आ गई। अम्मी के कमरे का दरवाज़ा बंद था, मुनीब के कमरे का दरवाज़ा खुला था। मुझे कदरे इत्मीनान हुआ। चोर डाकू का खदशा ना रहा था। सो मैं इत्मीनान से बावर्ची खाने की तरफ आ गई, जहाँ ज़ीरो पावर का बल्ब हमेशा रोशन रहता था। इसी रोशनी में मैंने मुनीब को फ्रिज का दरवाज़ा खोलकर बर्तन बाहर निकालते फिर कुछ खाते देखा था। ओह मेरे खुदा, इस अंदाज की चोरी पर रात के इस पहर भी मेरी हंसी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी। सो मैंने दुपट्टे से अपना मुंह दबाया और अपने कमरे की तरफ भागी। वहाँ जाकर बेख्तियार मेरी हंसी निकल गई। मुझे याद आया मैंने अंडों का हलवा फ्रिज में ही तो रखा था। हो सकता है बाद में दिल चाह रहा हो खाने के लिए, कहते हुए शर्म आई होगी, इसीलिए। अच्छा भाई, कभी मौका मिला तो बताऊंगी मुनीब साहब को कि आपकी इस चोरी से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए सोच रही थी। चूँकि आधी रात से ज़्यादा वक्त हो चला था, इसलिए अब नींद दोबारा आना मुहाल था। यूँ ही लेटे लेटे करवट बदलते न जाने कितना वक्त बीत गया। दूर कहीं अजानों की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने सोचा था ज़रा देर में उठकर नमाज़ पढ़ लूँगी। दोबारा ऐसी आंख लगी, दिन चढ़े अम्मी के झंझोड़ने पर ही उठी थी। क्या हुआ? मैं सख्त घबरा गई। अरे मुनीब के जाने का वक्त हो रहा है, बेवकूफ़, इसके लिए नाश्ता नहीं बनाना क्या? अम्मी झुंझलाकर कह रही थी। मैं सर पे हाथ मारती उठ खड़ी हुई। मुझे पता था अम्मी फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद वजीफ़े में मशगूल हो जाती थी। नाश्ता मुझे ही तो उठकर बनाना था। बहुत उजलत में मुंह पर पानी के छपाके मारकर मैं किचन में घुस गई। एक अंडा फ्राई किया, तो सेके ले जाकर मेज़ पे रख दिया। खुद चाय बनाने को भागी। चाय का कप लेकर वापस आई। मुनीब कुर्सी धकेल कर उठ खड़े हुए थे। मेरी नज़र प्लेट तक गई। आधा टोस्ट फ्राई अंडे के ऐन बीच में से जल्दी गायब थी। असल में मैं फ्राई अंडा नहीं खाता। गालबन मेरी नज़रों का ज़ाविया पहचान चुके थे, इसलिए फ़ौरन वजाहत कर दी थी। मैं शर्मिंदा हो गई। मैं ऑमलेट बना? अरे नहीं, बस इतना ही नाश्ता काफ़ी है। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे देखा। अम्मी से इजाज़त लेने लगे। टर्न टर्न। कितनी मन्नतों मुरादों के बाद फ़ोन की घंटी बजी थी। मैं अम्मी के कहने से पहले ही भागकर फ़ोन तक पहुंची। दूसरी तरफ छोटी खाला की आवाज़ सुनकर मैंने ज़बरदस्त शिकायत की थी। इतने दिनों बाद याद किया खाला?
अरे याद तो रोज़ ही करती हूँ, उठते बैठते ही करती हूँ, भला क्यों ना करूँ। बड़ी इज्जत बढ़ाई है मेरी चंदा ने। हाँ, ये खाला किस लहजे में बात कर रही हैं। मैंने हैरत से रिसीवर को घूरा। कैसी कैसी तारीफ़ें की थी मैंने मुनीब के सामने, मेरी भांजी ऐसी, मेरी भांजी वैसी। और तुमने क्या मजाक किया इस बेचारे के साथ। छोटी खाला काफ़ी गुस्से में लग रही थी। मैंने क्या किया है खाला, आपकी ही बातों पर अमल किया था। जैसा जैसा आपने कहा वैसा वैसा किया। मैंने रूहान सी होकर वजाहत दी। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे मैंने कहा था इसे मुर्गन खाने पसंद है, हर डिश गोश्त की बनाना। सब्जियों से तो वो शुरू से ही खार खाता था। तुमने लेकर भिंडियाँ, करेले, न जाने क्या क्या बना डाला इसके लिए। हालांकि एक एक चीज़ उंगलियों पर गिनवाई थी मैंने। खाला बोल रही थी और मेरे हलक में आंसुओं का गोला सा फंस रहा था। मुझे याद आ रहा था जब खाला कह रही थी जो डिशेस इसे पसंद हैं वो, और रिसीवर अम्मी ने छीन लिया था। जब रिसीवर मुझ तक आया तो फहरिस्त नापसंदीदा डिशेस। हाय, गरम गरम आंसू बहकर मेरे हाथ पे आ गिरा था। अंडों का हलवा इसे सख्त नापसंद है, बताया था ना तुम्हें। कहता है मुझे इसमें से कच्चे अंडों की महक आती है। खाला की ज़ुबान रुकने में ना आ रही थी और मेरी आंखों में वो रात घूम गई थी जब मुनीब चोरी छुपे फ्रिज में घुसे हुए थे, और सुबह में कस्टर्ड का खाली प्याला देखकर भी ना समझ पाई कि क्या हुआ है। यही सोचा कि अम्मी ने। और हाँ, अपनी ताई अम्मी को खुशखबरी दे देना, इस लंदन पलट मुनीब को शिजरा पसंद आ गई है। नर्म खो, नर्म गुफ्तार, इसके हाथ की बनी चाय का जायका अभी तक इसकी ज़ुबान पर है। और खाला न जाने क्या क्या कह रही थी, मुझे शायद कम सुनाई दे रहा था। लेकिन खाला, उन्हें तो लंबे बाल पसंद थे ना। मैंने आखिरी कोशिश के तौर पर पूछा। पसंद थे, है नहीं। कहता है अपनी शख्सियत के मुताबिक ही हर चीज़ अच्छी लगती है। वो दौर गया जब सिर्फ लंबे बाल खूबसूरती की अलामत समझे जाते थे। रिसीवर मेरे हाथ से ढलक गया। अम्मी पहले ही वहाँ से जा चुकी थी और मेरा दिल चाह रहा था मैं फूट फूट के रोतूँ। हाय मेरी किस्मत, हाय मेरे नसीब। मैं वहीं फ़ोन के पास नीचे बैठ गई थी। हाय शिजरा, क्या कुछ छीन लिया तुमने मुझसे। लंदन, कोहर आलूद सुबहें, हेथ्रो एयरपोर्ट। हाय, आहें थी कि बेकाबू नालाओं फरियाद थी। बुलंद हुआ जाता था इसी सदमे के आलम में बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। साथ ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने आंसू भरी आंखों से पलट कर देखा। मोहल्ले की खातून भागी भागी सहन में अम्मी के पास आ रुकी थी। ये लोग अपनी अज़रा के लिए आए हैं। लड़का कनाडा से आया है। खातून के सरगोशियों ने मेरे कान खड़े कर दिए थे। मैंने अपनी जगह से उठकर देखा। भाड़ में गया मुनीब, जहन्नुम में गई शिजरा। मैंने एक पल में सोचा और अगले ही पल भागकर अपने कमरे में घुस गई। वार्डरोब से डार्क ब्राउन कलर का सूट निकालते एक ही जुमला जहन में गूंजा था, हर चीज़ शख्सियत के मुताबिक ही अच्छी लगती है। मैंने वो सूट बेड पे उछाला। पिंक और वाइट कंट्रास्ट का सूट निकालकर बाथरूम की तरफ लपकी। वहाँ से निकली। अम्मी मुझे चाय बनाने का कह रही थी। चाय का पानी चूल्हे पर रखकर मैं वापस कमरे की तरफ भागी। क्रीम, मशहूर ज़माना क्रीम। मैंने ड्रेसिंग टेबल की 20 चीज़ें नीचे गिराईं। नेचुरल कलर की लिपस्टिक। चाय का पानी खौल रहा था। बाल खुले नहीं छोड़ने, जोड़ा बनाना है। मैं चाय देखने बाहर को लपकी। शिजरा हैरान परेशान दरवाजे में खड़ी थी। तुम? मैं एक लम्हे को इसके करीब ठिठकी, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। अब भला मुझे इसकी तरफ से क्या ख़तरा हो सकता था। ये नॉवलेट तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। अल्लाह हाफिज़।